हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं। देखिए प्यारे मित्र, आप सभी लोगों को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और ये त्यौहार बड़ी खुशियों का त्यौहार होता है और हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दीपावली आए 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 और दीपावली हमारे सामने आ जाती है। और अब हम लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं बढ़िया से, लेकिन बीच बीच में क्लासें भी चलती रहती हैं तो उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं क्लास के साथ भी। लेकिन याद रखिए, आज से ये हमारी दीपावली की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि इसके बाद में हो सकता है कल भी चल जाए, ठीक है। लेकिन दीपावली है भाई, सब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी क्या कहानी बदले, कहाँ क्या जाना पड़े, कुछ बताया नहीं जा सकता। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि शनिवार को भी शायद में क्लास नहीं हो पाई थी, संडे को भी तो होती ही नहीं है आपकी, और यहाँ भी नहीं हो पाई। तो अब आपकी क्लास आपकी जो 9 बजे होती है वो आज आपकी क्लास चल रही है, कल भी हो सकता है चलेगी, फिर कुछ दिनों के बाद छुट्टी रहेगी, ऑफ रहेगी क्लास, इसके बाद फिर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितने विद्यार्थी हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मेरे। देखिए, आपको हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं और आप लोग बड़े बेरहमी से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इतना मन आता है, और इसके बाद में क्वेश्चन का मतलब गायब हो जाते हो और क्लास देख भी रहे होते तो आंसर भी देते हो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं भैया और पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या तरीके के क्वेश्चन थे हमारी क्लास में, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है भैया। अब देखो ज़रा, तो पढ़ लो ज़रा। अब हम लोग जो यहाँ क्वेश्चन पे थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे हमारे पेपर में, जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। 1 बाय 1 सभी लोग इसके आंसर देंगे और भरपूर मात्रा में आज आनंद लेंगे और कल पेपर देंगे, है कि नहीं मेरे भाई? तो सभी लोग इसके बारे में बताते रहेंगे। शायद में यहाँ तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। 11 नंबर क्वेश्चन शायद में हम लोगों को करना था, ठीक है। चलो आ जाओ जरा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहाँ होगा भाई? हाँ भैया आ जाओ। अगर अब हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो हमने आपके मेंशन कर दिए और अब कहानी हमारी यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोगों को पढ़ना है और यहाँ से अब आप सभी लोगों को जवाब देना है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी लोग इसके जवाब देना शुरू करें क्वेश्चन नंबर 11 तक। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बोलो जरा क्या है? बताइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? पहले तो अब ये पता हो कि कैस्कोग्राफ से हम करते क्या है, कैस्कोग्राफ से हम क्या मापते हैं और क्या नहीं मापते हैं, इसके बारे में सुनो ध्यान से। जब हम बात कर रहे होते हैं कैस्कोग्राफ की, तो याद रखिए कैस्कोग्राफ नामक जो यंत्र होता है, इससे क्या मापते हैं ये बताओ पहले। क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, ये आपको बताना। तो जल्दी से बताइए क्या मापा जाता है। इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने, आर्यभट्ट ने, वेंकट रमन ने, हरगोविंद खुराना ने। जल्दी से बताइए किसने की थी। तो याद रखो मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं
कि कैस्कोग्राफ से हम क्या मापते हैं, तो याद रखो पौधों में जो वृद्धि होती है उसको मापा जाता है। कई बच्चों के आंसर सही है। पौधों में वृद्धि को मापने का काम किया जाता है। पौधों में वृद्धि को याद रखिए क्या करते हैं हम लोग, तो पौधों में वृद्धि को मापने का काम करते हैं। पौधों में वृद्धि को मापने का कार्य किया जाता है। मापने का कार्य किया जाता है। कार्य किया जाता है। इसके बाद में याद रखिएगा मापने का कार्य किया जाता है। अब इसकी खोज किसने की थी ये आपसे पूछा है। आर्यभट्ट ने तो कुछ ऐसा किया नहीं था भैया, ना वेंकटरमन ने किया था, ना हरगोविंद खुराना ने। इसका आंसर ए नंबर सही है, जगदीश चंद्र बोस ने। आर्यभट्ट के बारे में आप जानते हैं कि ये आपके गणतज्ञ थे, गुप्तकालीन गणतज्ञ थे। ये आपके गुप्तकालीन आपके गणतज्ञ थे, गणतज्ञ थे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आर वेंकटरमन, इन्होंने रमन प्रभाव के बारे में बताया था। रमन प्रभाव के बारे में बताया था, जिसे सीवी रमन भी कहते हैं। हालांकि सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में या भौतिक के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भौतिक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें ही मिला था। पहला नोबेल इन्होंने ही प्राप्त किया था भौतिक के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना ने, याद रखो, डीएनए का जो डुबेल मालिक हेलिक्स था उसको, इसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो याद रखो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपके ये और ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। जितने विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद सुनिएगा 12 नंबर। 12 नंबर बड़ा रेंजर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रख दिया उसने भाई साहब। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पूछे, वही सारे ऑप्शन रख दिए उसने। वैसे इसका आंसर देखेंगे तो आपको तुरंत सामने दिखाई दे रहा होगा इसका आंसर। चलो मेरे बच्चे आंसर बताओ इसका क्या होगा। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर। ऑप्शन ए में क्या है, चंद्रशेखर। और ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा और हरगोविंद खुराना। तो आप इसका देख के ही आंसर टिक कर रहे हैं सारे बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर। होमी जहांगीर बाबा जो हैं वो आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। देखो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था, पहला परमाणु परीक्षण आपको बताना है कि कब किया था और कहाँ पर किया था, ये भी बताइएगा। दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था, ये भी आपको मेंशन करना है, कहाँ पर किया गया था और कब किया गया था। याद रखो, कहते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक हम किसे मानते हैं, तो याद रखो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो माना जाता है वो याद रखो मेरे भाई, ये आपके भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिए भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो माना जाता है, याद रखो जहांगीर होमी भाभा को मानते हैं। जहांगीर होमी भाभा को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भारत में पहला परमाणु परीक्षण में अहम योगदान दिया था, इसलिए इन्हें भारत का परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन नहीं दे पाए आप आंसर, आगे बताओ अगले क्वेश्चन के बाद।
आपसे अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है 13 नंबर के भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? बैट्समैन किसे कहा जाता है? कह रहे हैं कि होमी जहांगीर बाबा को, बीरबल साहनी को, डॉक्टर सलीम को और मेघनाथ साहा को। आगे बताइएगा कौन है भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है, ये आपको बताया गया। चले मेरे भाई आगे, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर हो सकता है भारत का बैट्समैन? देखो होमी जहांगीर बाबा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसके बारे में बताया कि ये परमाणु कार्यक्रम के जनक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक हम इन्हें ही मानते हैं। तो ये तो किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकता। अब बात की इन्होंने बीरबल साहनी की, बीरबल साहनी भी किसी भी कंडीशन में आंसर में नहीं हो सकते। अब बचे मेघनाथ साहा, तो इनको भी हटा दीजिए, मेघनाथ साहा को भी। अब बचे कौन है, तो याद रखो सलीम अली बचे हुए हैं। सलीम अली जो हैं यही आपके पक्षी या बैट्समैन के नाम से जानते हैं। याद रखिए डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर बना हुआ है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर बना हुआ है? तो याद रखो ये आपके पक्षी अभ्यारण्य आपके गोवा में बना। कहाँ पर बना मेरे भाई? गोवा में बना हुआ है। ये सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, इन्हें बर्ड्समैन के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत सारे काम किए थे। पक्षियों के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था, इसलिए पक्षी अभ्यारण्य या बर्ड्समैन इन्हें ही कहा जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि वाटरमैन किसे कहा जाता है? वाटरमैन है ना, या आपसे कह देता मिसाइल मैन, या आपसे कह देता है कौन? मेट्रोमैन। ये सब तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो ये आपको नाम बताने होते हैं। वाटरमैन जगदीश थे, इसके बाद में यूपी से इनका संबंध था। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम थे। मेट्रोमैन श्रीधरन थे। ये सभी जानते हैं लगभग, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे 14 नंबर पर। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन भाई बड़ा दावेदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 नंबर, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? कह रहे हैं कोलकाता में, दिल्ली में, मद्रास में और मुंबई में। बताओ जरा कहाँ पर बना हुआ है ये मलेरिया सेंटर, आपसे पूछ रहा। चलो मेरे प्यारे बच्चों आंसर दो जरा। देखो भाई, ये आपका मलेरिया सेंटर कहाँ पर बना हुआ है? दिल्ली में है या मद्रास में या मुंबई में? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता भैया। कहाँ पर है? मलेरिया जो रिसर्च सेंटर है वो आपके कोलकाता में बना हुआ है। मलेरिया किससे होता है? किससे होता है तो याद रखो ये आपके मच्छर के काटने से होता है मेरे भाई। मच्छर के काटने से होता है। लेकिन याद रखो कौन मच्छर फैलाता है? कहते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर है, फ्लीज मच्छर है जो आपका ये काम करता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो आपका इसको काम करने का काम करता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर ये काम आपका कर रहा होता है। समझ गए बात को? आगे आ जाओ 14 के बाद 15 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ।
आपसे कह रहा है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है। कह रहा है हैदराबाद, त्रिवेंद्रपुरम, बंगलौर और कोलकाता। जल्दी से बताइएगा क्या आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन का जवाब बताइए और आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। इसका क्या आंसर हो सकता है कमेंट करें सभी लोग। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं मेरे बच्चे। बताओ भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। देखो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका ना तो कोलकाता सही है, ना ही बंगलौर है, और ना ही त्रिवेंद्रपुरम। इसका आंसर है हैदराबाद। तो याद रखो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, इसका जो केंद्र है वो कहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर है। अब आपसे कहता है जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान का जनक, तो याद रखो जीव विज्ञान का जनक सभी बच्चे जानते हैं कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। समझ गए इस बात को। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अब आगे चलें। आगे देखिए 15 के बाद 16 नंबर। 16 नंबर के बाद आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कह रहे हैं वाटसन और क्रिक ने, बेटिंग एवं बेस्ट ने, एस्परीन और प्रिस्टले ने, स्लाइडर और स्वान ने। बता जल्दी से, कोशिका विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछता कोशिका की खोज किसने की थी, कहता कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी। इसके अलावा आपसे क्या पूछता है मेरे भाई, इसके अलावा पूछता है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी। तो याद रखिए जीवित कोशिका की खोज आपसे पूछा गया किसने की थी। तो याद रखिए अगर यहाँ पर ये कोशिका है तो ये कहता है मृत कोशिका, ये आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा ये जीवित कोशिका थी। और ल्यूवान हॉक जो थे, इन्होंने आपके ल्यूवान हॉक ने जीवित कोशिका और मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्लाइडर और श्वान ने इसकी खोज की थी। इसका करेक्ट आंसर भी है जो विद्यार्थी दे रहे थे। वाटसन और क्रिक ने आपके याद रखो डीएनए की खोज की थी। डीएनए के खोजकर्ता कौन है, आपके याद रखो डीएनए के खोजकर्ता वाटसन और क्रिक है मेरे भाई, याद रखिए। और आगे की बात करें अगर हम, तो याद रखो डीएनए के खोजकर्ता वाटसन और क्रिक थे। इसके अलावा बात करें बेटिंग एवं बेस्ट जो हैं, ये आपके इंसुलिन के खोजकर्ता थे। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे मेरे भाई, तो याद रखो इंसुलिन के खोजकर्ता जो थे वो आपके बेटिंग एवं बेस्ट को माना जाता है। बेटिंग एवं बेस्ट जो हैं वो आपके इंसुलिन के खोजकर्ता थे। और एस्परीन और प्रिस्टले नाम के जो व्यक्ति थे वो आपको बताइए किसके खोजकर्ता। ठीक है, अब आगे चलते हैं 16 नंबर। 16 के बाद बात करेंगे हम लोग 17 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हमारे साथ में, बताइएगा क्या आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन कह रहा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। कह रहा है 10%, 71%, 5% व 0.03%। बताओ करेक्ट आंसर बताइएगा क्या है। चलो मेरे बच्चे आंसर बताइएगा।
देखिए मेरे बच्चों, इसके जब हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में 71% चल रहा होगा, ये पृथ्वी पर जो जल है, जल पाया जाता है कितने परसेंट? 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है। 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है। आपको 10% तो कुछ भी नहीं भैया, 10% की कोई कहानी नहीं है, ना 5% की कोई कहानी है। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। 0.33 मतलब 0.03% जो है वो आपके वायु में क्या होता है, वायु जो है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो आपकी इतने % आपकी पाई जाती है। समझ गए कि नहीं? तो ये आपकी यहाँ की कहानी है 0.33%। ठीक है, तो इतने % आपकी CO2 किस में पाई जाती है? वायु में पाई जाती है। याद रखो, अभी हमने शायद में किसी दिन क्वेश्चन पूछा भी था आपसे कि मनुष्य श्वसन के दौरान CO2 कितनी छोड़ता है, या कितने प्रतिशत CO2 कितने प्रतिशत छोड़ता है? तो याद रखिए कितने % छोड़ता है CO2। तो याद रखिए यहाँ पर कितने % छोड़ता है CO2, तो इसकी आंसर है 3%। 3% CO2 छोड़ता है मात्र। अब आप कहोगे सर जी हम तो ये सोच रहे थे कि मनुष्य जितनी छोड़ता है वो पूरी CO2 होती है, 90 से 100% आपकी CO2 होती है। याद रखो ये सब गलत है। अगर मनुष्य 100% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा तो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे वायुमंडल में टोटल 3% वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपके एक संतुलित अवस्था में, याद रखो एक संतुलित अवस्था में हमारा वातावरण बना रहता है। संतुलित अवस्था में हमारा जो पर्यावरण है वो हमारा पर्यावरण बना रहता है। लेकिन जब CO2 की मात्रा बढ़ती है और घटती है तभी आपके पर्यावरण में या प्राकृतिक घटनाएं घटित होने लगती हैं, जैसे भूकंप आना, चक्रवात आने, सुनामी या कई तरह की घटनाएं घटित होना, ये आपके वज्रपात हो जाना, बादल फट जाना, ये सारी घटनाएं होती हैं। 17 के बाद बात करेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताओ। कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन आप देंगे तो, लेकिन गलत देंगे। 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 8.3 सेकेंड और 5 सेकेंड। जल्दी से कमेंट करो क्या इसका आंसर हो सकता है। हम देख रहे हैं कि कई सारे बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। देखो यार ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गलत आंसर दे रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो आंसर दे ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं। ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई आंसर तो दिया करो यार, कम से कम आंसर तो दिया करो ना, कुछ कर पाओ तो। क्योंकि गलतियों से ही आपको सीख मिलेगी और सीख से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। समझ गए बातों को? हाँ भाई सुनिए ध्यान से। अब अगर हम बात करें आपसे कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, अब आप एक दिमाग लगाए हुए कि 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है सर जी। याद रखो ये समय जो लगता है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है, पृथ्वी तक आने में लगता है, आने में आपका लगता है। समझ के बात को?
तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी पर आने में लगभग में आपका इतना समय ले लेता है। समझ गए ना? इतना समय वो आपका ले लेता है हर हाल में। अब हम बात और भी करेंगे मेरे भाई। क्या कह रहे हैं? 8 मिनट या 5 सेकंड या 6 सेकंड। तो याद रखो इसका करेक्ट आंसर 8 मिनट तो है नहीं, 5 सेकंड है नहीं, और ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.3 सेकंड जो है वो आपका चंद्रमा का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? तो याद रखो पहले देश की बात थी अमेरिका की। अमेरिका पहला देश था जो यहाँ तक पहुँचा था। कब पहुँचा मेरे भाई? याद रखो 1969 में अपोलो 11 नाम का यान भेजा था। अपोलो 11 नाम का यान भेजा था इसने, जिस पे 3 लोग सवार होकर के गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिस, एडविन एल्ड्रिच, ये आपके लोग। तो 3 लोग इसमें सवार होकर के गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला कदम, दूसरा कदम रखा था, दूसरे और तीसरे ये व्यक्ति थे। ठीक है, अब आगे चलो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी देख के बता दो। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 19 लिखा है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? कह रहा है 273, 100 और आपका 373 और 0। जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। देखिए याद रखिए मेरे बच्चों, केल्विन तापमापी पूछी है, सेंटीग्रेड नहीं पूछा है। जो आप आंसर दे पड़े हो ना 100, बिल्कुल गलत है। बर्फ का गलनांक आपसे पूछा है कि बर्फ कितने डिग्री पर गलने लगती है। गलने लगेगी या पिघलने लगेगी? पिघलने लगती है। तो याद रखो मेरे बच्चे, ना तो 0 पे पिघलती है, ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये बर्फ़ बन रही है। तो ये भी ऑप्शन और भी ऑप्शन, ये ख़त्म। ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ए नंबर। तो याद रखो 273 केल्विन पर बर्फ़ जो है वो हमारी ये गलने लगती है। इस बात को याद रखिएगा। याद रखो जो 373 तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ये आपके जल का क्वथनांक होता है। क्या होता है? ये जल का क्वथनांक होता है। इस पे जल जो होता है वो 373 पर उबलने लगता है मेरे भाई। क्या है? ये 373 पर जल उबलने लगता है। समझ गए बात को? तो याद रखो 373 केल्विन पर जल जो होता है वो हमारा उबलने लगता है। अब आगे चलें। चलो मेरे भाई आगे की बात करते हैं हम लोग। और 19 के बाद 20 ही, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताओ बस, इसके बाद जय श्री राम का नारा लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कह रहा प्रकाश तरंग का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने आपका दिया था, ये आपको बताना है। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है मेरे भाई, ये किसने दिया था, ये बताना है। बोलो जल्दी से, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? और कुछ लोग बता रहे थे कि प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था। मतलब प्रकाश को कण किसने बताया और प्रकाश को तरंग किसने बताया, ये आपको बताना है। तो दिनों मर्द प्रकाश का यहाँ न्यूटन से कोई लेना देना तो है नहीं।
रदरफोर्ड का कोई लेना नहीं है, ना वेबर का लेना है। वेबर का चुंबक से लेना देना है और रदरफोर्ड का परमाणु से लेना देना है, और न्यूटन का जो है वो आपका सेव से लेना देना था, है कि नहीं। या गति के नियम इन्होंने जो, सेव ने गति के नियम, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे ये। जबकि हाइगेंसबर्ग ने तरंग का सिद्धांत दिया था। हाइगेंसबर्ग ने ये बताया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग के रूप में, तरंग के रूप में संचालित होता है या संचरित होता है, संचरित होता है। तो याद रखो, प्रकाश जो होता है ये हमारा तरंग के रूप में संचरित होता है। किसमें होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश जो है वो हमारा तरंग के रूप में चलता है, ऐसा इन्होंने बताया था। लेकिन हाँ, न्यूटन ने ये बताया था जरूर कि प्रकाश जो है वो कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो याद रखो, न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत दिया था। मतलब न्यूटन ने ये बताया था कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में चलता है, प्रकाश कण के रूप में चलता है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है मेरे भाई, ये कहानी हमारी कंप्लीट। टोटल 20 क्वेश्चन हो गए और हमारी क्लास होती है कंप्लीट। अब हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हो सकता है कि कल हम लोग मिले या ना मिले, कुछ पता नहीं भाई साहब, है कि नहीं। मूड की बात है, जल्दी छुट्टी हो गई तो कहा घर भागने की जुगाड़ में रहे, लेकिन नहीं होती तो फिर आपको पढ़ा के जाएंगे कल। लेकिन ये कन्फर्म है कि कल के बाद छुट्टी हो जाएगी और 4-5 दिन आपकी लगभग में 3-4 दिन क्लास नहीं चलेगी, फिर आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रोकते हैं और कल फिर मिलेंगे अपने समय और एक निर्धारित समय पर हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।